afternoon to all of you. Chief guest of today's function, the national seminar, Shri Ishwar Singh Dohan ji, our beloved former secretary, Government of India, Shri Tarun Sridhar ji, who has just left, Subhash Chandra ji, the director, Animal Husbandry Punjab, my friend and colleague from the ministry, the Joint Commissioner of Poultry, Government of India, Dr. Sujit Kumar Datta, my friend, Dr. Manish Chetli, who has recently taken over as Director, ICAR, CIRG Magdum, Dr. Kamna, the Director, CPDO Chandigarh, Dr. Lipi, the Assistant Commissioner, Mr. Riki Thapar, the Treasurer, Poultry Federation of India, other fellow colleagues from the ministry and CPPTC, Dr. Ganeshan, Mr. Ghaffar, the government officials from Government of Punjab and Union Territory of Chandigarh. Indeed, it's a matter of great pleasure again to be here at Chandigarh. Planned it since long, but yes, जब तक कोई occasion बनता नहीं तो आना संभव नहीं हो पाता. It's a most apt occasion when we are deliberating on some of the national issues, in particular the issue of poultry production in our country. And since it's a different kind of opportunity for me because बहुत सारे छात्रगण भी यहाँ मौजूद हैं और हमारे ITBP के ऑफिसर्स और स्टाफ भी यहाँ मौजूद हैं. शुरुआत में तरुण श्रीधर साहब ने पोल्ट्री की महत्ता और इसके विकास पे प्रकाश डाला हुआ है. डॉक्टर सुजीत दत्ता हैज ब्यूटीफुली नरेटेड कि पोल्ट्री के मामले में हमारे देश में स्टैटिस्टिक्स कहाँ और कैसे चल रहा है. I'll take you to the different domain since there are two different words over here, the strategies, the sustainable production and the nutritional security. बच्चों, अगर 4 दशक पुरानी बात करें जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, तो इस मुर्गी को सिर्फ इस बात के लिए जाना जाता था कि घर के पिछवाड़े पे मुर्गी हो, 2, 4, 5 अंडे इससे मिल जाएं, घर में कभी कभार जश्न मनाने का अगर माहौल हो, so it can be included in the diet, or whenever we have the guest at our home, it can be used either in terms of egg or poultry meat. और जिस संस्थान के तत्वाधान में हम आज इस नेशनल सेमिनार को आयोजित कर रहे हैं, इसका भी कंसेप्चुअलाइजेशन उसी समय पे हुआ था और मुर्गी की उसी अवस्था को देख के हुआ था. I still remember in 1972, 4 central poultry breeding farms have been conceptualized by Government of India. और पर्पस था कि वो मुर्गी जो 30-40 अंडा देती है, उसका प्रोडक्शन किस तरीके से बढ़ाया जाए, ब्रीड्स का इंप्रूवमेंट कैसे किया जाए. बहुत सारे ब्रीड्स उस समय इंपोर्ट किए गए थे. अभी भी आप जाकर के चंडीगढ़ में CPDO में देख सकते हैं. some of the imported breeds are still available with us. इन सब के पीछे जो साइकोलॉजी थी, इन सब के पीछे जो सोच थी, वो सोच थी कि राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव में, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हम खासकर पशुपालन को, खासकर मुर्गी पालन को किस तरीके से एक दिशा दे करके उसकी दशा को बदले. आप सभी को ये जान के बहुत खुशी होगी और आप लोगों में से अधिकांश लोग परिचित हैं कि हमारे देश में विकास के क्रम में जो शुरुआत पहली पंचवर्षीय योजना से हुई थी, और सारी पंचवर्षीय योजनाओं का अगर हम अवलोकन करें तो इकलौता ये पशुपालन सेक्टर ही है. इट इज ओनली द लाइव स्टॉक सेक्टर विच हैज नेवर सीन द नेगेटिव ग्रोथ, जिसने कभी भी ऋणात्मक वृद्धि दर को देखा ही. और आज भी अगर आप देखें तो माननीय प्रधानमंत्री जी टाइम एंड अगेन कहते रहते हैं और कहते भी हैं कि अगर किसानों की आय को दोगुना करना है
तो उसके लिए पशुपालन एक महत्वपूर्ण विकल्प है। पुराने समय में देखिए, जो पशुपालन है वो हमारे कृषि आजीविका का एक अभिन्न अंग होता था। आप कभी सोच नहीं सकते थे कि जानवरों को हम अलग रखेंगे। घर में गाय होती थी, दूध देती थी, बछड़ा पैदा होता था, बैलों का काम खेतों को जोतना होता था, पिछवाड़े पे मुर्गी होती थी, कुछ बकरियां होती थी, और ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम में हम लोग काम करते थे। क्योंकि उस समय इस तरीके के ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं होते थे जैसे अब है, इस तरीके के यातायात के साधन सुलभ नहीं थे। तो उस समय का जो प्रोडक्शन सिस्टम था और उस समय का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, उन सारी चीजों को देखते हुए धीरे धीरे जब हम विकास के पथ पे अग्रसर हुए तो हमें वो दिखाई दिया जो अब दिखता है। दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें, जब हम कहते हैं न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, आप सबको पता है कि जब भी भारतवर्ष की बात होती है तो सबसे पहली समस्या जिससे हमको जूझना होता है वो भुखमरी की उतनी नहीं है जितनी कुपोषण की है, माल न्यूट्रिशन। हर साल लगभग 5 करोड़ बच्चे हमारे यहां कुपोषित रह जाते हैं। और ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि हमारे जीवन के प्रारंभ में जो पहले 1000 दिन होते हैं उसमें अगर पोषण आपको अच्छा नहीं मिला तो ताउम्र उसका असर आपकी जिंदगी में बना रहता है। जब हम कुपोषण की बात करते हैं तो कुपोषण का जो कारण है वो होता है एक संतुलित आहार का ना मिल पाना। आहार तो मिलता है, खाना हम सभी खाते हैं, सभी को उस समय खाने की सामग्री भी मिलती है, पर वो उतनी संतुलित नहीं होती है जिसके कारण जो वृद्धि दर जिस स्तर पे होनी चाहिए वो हो। और लगभग प्रतिवर्ष 5 साल से कम के बच्चों में लगभग 5 लाख बच्चों में मृत्यु सिर्फ इस कुपोषण के कारण। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो हम लोगों का NFPS होता है, नेशनल फैमिली हेल्थ वेलफेयर सर्वे, वो हर 10 साल में होता है। और विगत 2 सर्वेस को अगर हम लोग देख लें तो इसमें आनुपातिक जो सुधार हुआ है वो लगभग 1 से 2% का हुआ है। इसका मतलब संतुलित आहार बहुत ज्यादा जरूरी है आपके आने वाले समय में स्वस्थ बच्चों को और स्वस्थ नागरिकों को पैदा करने के लिए। आपको ये भी मालूम है, खासकर बच्चों को पढ़ाया जाता है, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति जो हमारी प्रोटीन की आवश्यकता है कितनी है? कितनी है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सीरियस। हम सभी लोग कैलोरी कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो गए पर प्रोटीन कॉन्शियस कोई नहीं। हम लोग डरते हैं मोटा ना हो जाए, फैटी ना हो जाए, बट एट द सेम टाइम हम लोग ये नहीं सोचते कि बॉडी की बिल्डिंग अप प्रोसेस जो है उसमें प्रोटीन का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारे शरीर की है वो प्रतिदिन 1 ग्राम प्रति किलोग्राम है। वजन कितना है? अगर आप 70 किलो के हैं, 70 ग्राम। अब आप एसेस कर लीजिए आप प्रोटीन कितना खाते हैं। और अगर उससे कम लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके शरीर पे वो असर जरूर करेगा। और अगर पिछले 10 सालों का मैं प्रोटीन इंटेक देखूं अपनी कंट्री का एज ए होल तो लगभग 57 ग्राम पे आज स्थिर बना हुआ है। हम कितना भी कहते रहे हैं प्रोटीन प्रोडक्शन के मामले में तीसरे हो गए हैं, अंडे के प्रोडक्शन में तीसरा है, मीट के प्रोडक्शन में चौथा, पांचवें के बीच में हम लोग चलते रहते हैं। बट अगर हम प्रोटीन की समस्या देखें, प्रोटीन के इंटेक को देखें तो पिछले 10 साल से लगभग कांस्टेंट बना हुआ है। ऑन कॉन्ट्रेरी हम ये भी कहते हैं कि हमारे यहाँ के जो युवावस्था में और बच्चों और युवावस्था के बीच की स्थिति है, लगभग 15 से 27 साल के लोग, उसमें 70% लोग नॉन वेजिटेरियन हो चुके हैं। अब प्रश्न उठता है प्रोटीन की उपलब्धता, प्रोटीन का कंजम्पशन और सही समय पे सही भोजन की उपलब्धता। और आजकल तो बच्चे
इस बात से भली भांति परिचित होंगे। मेरे एज के लोग जो बैठे हैं यहाँ पे उनको पता होगा। जोहन साहब, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों के फूड बास्केट में होता क्या? रोटी, चपाती, दाल, सब्जी और कभी कभार मिठाई या कोई चीज अगर आपको मिल जाए। एंड दिस यूज्ड टू बी डिसाइडेड बाय आवर पेरेंट्स। खाना क्या बनेगा, पेरेंट्स यूज्ड टू डिसाइड। नाउ आवर फूड बास्केट इज वेरी बिग। और पुराने समय मुझे अभी भी याद आता है कि फल फ्रूट्स तो तब मिलते थे जब आप बीमार पड़ जाते थे, अदरवाइज इट इज नॉट अवेलेबल। इट्स लग्जरी। उस टाइम की बहुत बड़ा लग्जरी होता था फ्रूट्स मिलना। पर अगर आज आप देखें, आप अपने घर पे अनुभव करें, तो सुबह ब्रेकफास्ट पे क्या मिलेगा, लंच पे क्या खाना पसंद करेंगे, डिनर पे क्या खाना पसंद करेंगे। दीज आर द चिल्ड्रन हु डिसाइड्स दिस। करते हैं, नहीं करते हैं? फिर अपने मम्मी को बताएंगे हमको ये खाना है। What are the factors which are responsible for this? पहले no doubt availability was also a question, affordability was also a question, but now हम लोगों का सप्लाई चेन इतना स्ट्रांग हो गया है, प्रोडक्शन का लेवल, तरुण श्रीधर साहब कह रहे थे, हम लोग उस लेवल पे पहुंच गए, हमारे पास सरप्लस है। और दूसरा राइजिंग इनकम। ये सारी चीजें मिलकर के अब इस बात को अंजाम दे रही हैं कि हम जो कमाते हैं उसका लगभग 60% अब अपने फूड आइटम्स पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, 60% खर्च करते हैं। एक दूसरी व्यवस्था भी हम लोगों के यहाँ लगातार चलती रहती है। Whenever we are saying, और पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग इस बात पर मेरे साथ एग्री करेंगे कि अभी भी हम लोग कहते हैं कि लगभग 70% भारत की जनता गांव में निवास करती है। बहुत सारे विरोधाभास हैं जो मैं खासकर बच्चों को बताना भी चाहता हूं कि इन विरोधाभासों के बीच में ही हम लोगों को जीना है, फाइट करना है और अच्छे से उसके ऊपर निकल करके भी आना है। जब 70% जनता गांव में रहती है तो क्या ये फूड मटेरियल, ये सारी चीजें जो भी हमको उपलब्ध होती हैं, क्या वो शहरी जनजीवन के लिए है या गांव के लोगों को भी उसकी उपलब्धता होनी चाहिए? और कभी अगर आप लोगों को मौका मिले गांव में इंटीरियर में जाने का, खासकर पंजाब और हरियाणा में तो आई डोंट सी एनी अपॉर्चुनिटी, बट इफ यू हैपन टू विजिट बिहार, उत्तर प्रदेश, इवन वेस्ट बंगाल टू सम एक्सटेंट, आई हैव बीन टू वेस्ट बंगाल आल्सो, कर्नाटका, अपार्ट बैंगलोर एंड मैसूर, गांव में आप लोग जाकर के देखेंगे कि वहां तक पहुंचने की सड़क भी मौजूद नहीं। जब सड़क मौजूद नहीं होती है तो उन साधनों की सुलभता कैसे हो सकती है? जो चीज आप एंजॉय करते हैं वो उस गांव वाले कैसे एंजॉय करेंगे? टुडे यू वांट टू हैव एन एग, गो टू द शॉप, गेट द एग, बट उस गांव में पॉसिबल नहीं। वी नीड टू हैव द ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स फॉर इट। जब हम कहते हैं स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, so sustainable development is for all, not for 30% or not for those 70%. It is for all. So we need to take a balanced strategies. And already तरुण श्रीधर साहब ने सुबह बताया आपको कि जो मुर्गी पालन हमारा देश में होता है, जो पोल्ट्री प्रोडक्शन होता है, वो संगठित क्षेत्र हो चुका है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो चुका है। Almost 80% is organized, 20% is still unorganized. So when we are addressing 70% of the population of country, we are talking about those 20% unorganized sector that makes them available the egg and meat. Whenever we are talking in terms of balancing the production and balancing the market, क्योंकि जब स्ट्रेटजी सस्टेनेबल प्रोडक्शन के लिए, सस्टेनेबल प्रीपोजिशंस के लिए बनानी होती हैं, तो हमको दोनों चीजों के ऊपर ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। आज की तारीख पे आपके देश के वैज्ञानिकों ने इतनी प्रगति की है कि वो मुर्गी जो बैकयार्ड में 50-60 अंडे एक साल में देती थी, अब 330 अंडे एक साल में देती है। वो मुर्गा जो पहले बाजार में जाने के लिए 2.5 से 3 महीने में तैयार होता था, अब 28 दिन में तैयार हो जाता है, 21 दिन में मार्केट हो जाता है। पर उसके साथ कुछ समस्याएं भी, और ये सही है। और इस तरीके के आयोजन जो हम लोग नेशनल सेमिनार करते हैं, संगोष्ठियां करते हैं, इनका उद्देश्य भी प्रचार और प्रसार का होता है। आई डोंट नो आप लोगों में से जितने आए हैं, बच्चे लोग खासकर, इसके पहले मुर्गी और मुर्गी पालन का नाम सुना था कि नहीं सुना था? आई डोंट नो।
और सवेरे जैसे तरुण श्रीधर साहब भी कह रहे थे, डॉक्टर सुजीत दत्ता भी कह रहे थे, आई डोंट नो कितने लोग चाहते हैं कि हम इस पोल्ट्री प्रोडक्शन के एरिया में स्टेप इन करें। मियरली आप लोगों के रिप्लाई इसलिए नहीं आ पा रहे थे बिकॉज यू पीपल हैव नॉट बीन सेंसिटाइज्ड अबाउट दिस सेक्टर। तो आपको पता है ये सेक्टर टोटल कितने 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 पैसे का है हमारे कंट्री में? इसका नेटवर्थ कितना होगा? इसका नेटवर्थ है लगभग 1,40,000 करोड़। 1,40,000 करोड़। कभी सोच सकते हैं आपका ऑटो सेक्टर है जो कार वार घूमते रहते हैं, इनका इस ऑटो सेक्टर का वर्थ कितना होगा? एनी गैस? लगभग 1,80,000 करोड़। लेकिन आपको विजिबिलिटी ऑटो सेक्टर का बहुत दिखता है। Each one of you want to become mechanical engineer and want to go to the auto sector. Everybody wants to become electrical engineer, want to go to the auto sector, but not to this sector. And these are the issues. लेकिन यही आप सदर्न इंडिया में जाएंगे, बिकॉज वी आर सिटिंग इन नॉर्दर्न इंडिया, यही आप सदर्न इंडिया में जाएंगे, आप चेन्नई में जाएंगे, आप आंध्र प्रदेश में जाएंगे, आप तेलंगाना में जाएंगे, वहां पे एवरीबडी नोज अबाउट द पोल्ट्री बिजनेस and they want to step into the poultry business. I am happy Haryana and Punjab, they have gained a lot in the poultry sector, but yet we need to go a long way. दूसरे तरफ देखें, बिकॉज आप लोगों का काम पशुपालन विभाग के हमारे अधिकारीगण भी बैठे हुए हैं, ITBP के लोग भी यहाँ पर हैं। पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है जिससे आप लोगों से कनेक्ट बहुत जल्दी बना लेते हैं। एंड ट्वाइस आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद SSB आल्सो, एंड SSB का काम इज बिट डिफरेंट। उनका थोड़ा सा इंटेलिजेंस का काम ज़्यादा होता था, तो गांव में रहना, गांव के लोगों के बीच में घुलना मिलना, इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना, जाना आना, उसमें पशुपालन और खासकर मुर्गी पालन जो है बाउंड्रीड एरियाज में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होता था। आज जब हम इस बात को पूरे दावे के साथ कहते हैं कि हम लोग 122 बिलियन अंडा पैदा कर रहे हैं, वी आर नंबर 3 इन द वर्ल्ड, एंड यू नो हु इज नंबर 1 and 2? नंबर 1 इज चाइना, नंबर 2 इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अगर प्रोडक्शन देखें तो इट इज रफली 130 to 138 बिलियन नंबर ऑफ एग्स, और आप पोल्ट्री का ग्रोथ देखें तो 6 से 7% हर साल बढ़ रहा है। सो मे बी अगली मीटिंग में जब हम लोग मिलें, वी कुड बी एबल टू से वी आर नंबर 2। द ग्रोथ इज लाइक दैट एंड इज सस्टेनेबल। जब हम इतने बड़े प्रोडक्शन सिस्टम की बात करते हैं, तो जैसा तरुण श्रीधर साहब ने कहा कि हम लोगों का इंटरनेशनल मार्केट में जो शेयर है बहुत कम है। मैं उसको क्वांटिफाई करके आपको बता देता हूँ। लगभग जो विश्व में मुर्गी और अंडा पैदा होता है उसका 10% इंटरनेशनल चैनल में एंटर होता है, ट्रेड में जो भी पैदा होता है। और भारत में जो टोटल प्रोडक्शन है उसका लगभग 3 से 3.5% ही इंटरनेशनल ट्रेड में एंटर होता है। सो अगेन ह्यूज डिमांड इज देयर इन द फ्यूचर। दूसरे तरफ देखें तो गांव में जो पशुपालन और मुर्गी पालन का धंधा है मोस्टली महिलाओं के हाथ में होता है। तो जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करें तो ऑटोमेटिकली व्हेन यू आर गोइंग विथ इट, ऑलरेडी यू आर एम्पावरिंग द विमेन। और गांव के लिए तो मैं कहता हूं मुर्गी ATM का काम करती है। ATM इज एनी टाइम मनी। जब घर में महिला को लगता है कि पैसा नहीं मिल रहा है, कुछ पैसों की आवश्यकता है, मुर्गी को ले जा करके बाजार में बेच देती है। 100-200 रुपए, 250 रुपए, किसी की तबीयत खराब हो गया, दवाई लेना है, घर का सामान लेना है, दैट इज अवेलेबल। जब घर में थोड़ा त्योहार मनाना है, मुर्गी इज अवेलेबल, अंडा इज अवेलेबल। चीजों को एक्सचेंज करना है, मुर्गी इज अवेलेबल, अंडा इज अवेलेबल। सो एक तरफ ये मुर्गी जो गांव के परिदृश्य में ATM का काम करती है, वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो जो कमर्शियल सेक्टर है उसमें ये कामधेनु का काम करती है। कामधेनु आप लोगों को पता है क्या होता है? क्या होता है?
व्हाट इज कामधेनु? यस, जो आपका विश हो कामधेनु के सामने रखिए, वो इच्छा पूरी करेगी आपकी। ये मुर्गी भी कामधेनु का रूप है। I have seen the persons from Punjab and Haryana every time meeting me, always with a new BMW car. They are having hatcheries. They are having their commercial operations in the poultry. तो ये एक छोटा सा मिरेकुलस बर्ड है जिससे आप जैसा चाहें उसको जितने आराम से रखेंगे, जितने अच्छे से पालेंगे, जितने अच्छे से उसका पोषण करेंगे, उतने ही अच्छे तरीके से वो आपका पोषण करेगा। नेशनल पर्सपेक्टिव में भी अगर देखें तो आपका जो देश का जीडीपी है उसमें एग्रीकल्चरल जीडीपी में भी आपके पशुपालन का योगदान लगभग 27-28% होता है। जो टोटल मास इस कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है उसमें लगभग 50% मास आपका मुर्गी से आता है। अंडे की महत्ता से आप सभी भली भांति परिचित हैं। एक दूसरा आयाम भी है, वो ये कि अगर अंडे की उपलब्धता बनी हुई है और अंडे का कंजम्पशन लगातार जारी रहेगा तो आपको आने वाले समय में जो बहुत डिफरेंट काइंड के रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं, उनसे भी आप बच सकते हैं। आई थिंक इन सेकंड सेशन जो हम लोगों का टेक्निकल सेशन होगा उसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। पर एक प्रश्न है आप लोगों के लिए कि अगर ऐसी कोई कंडीशन पैदा होती है जिसमें आप रोगग्रस्त होते हैं तो आप नेचुरल चीजें लेना पसंद करेंगे या दवाई खाना पसंद करेंगे? ये अंडा जो है इट इज फुल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये आपको तय करना है कि गोली बाजार से खरीद के खानी है या अंडे से उसकी पूर्ति हो जाएगी और अंडे में उसके साथ अतिरिक्त संतुलित पोषण भी आपके लिए उपलब्ध हो। अंडे की विशेषता, दूध में तो पानी मिलाया जा सकता है, सिंथेटिक दूध बनाया जा सकता है, अंडा इट इज नॉट पॉसिबल। सो नेचुरल रूट में जिसे जिंदगी देने की जिसमें क्षमता है वो चीज आपके लिए उपलब्ध है। और जब उस पर हम लोग फोकस करेंगे इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ फूड सिक्योरिटी, सो नेचुरली उसकी डिमांड बढ़ना स्वाभाविक है। जब उसका डिमांड बढ़ेगा तो आप जैसे लोगों को फार्मिंग से जहां इंडस्ट्री का लेवल है वहां तक आना पड़ेगा। हम लोग अभी बात कर रहे थे बैकयार्ड फार्मिंग की एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री एंड ऑलरेडी this roadmap has been crossed by the poultry sector in our country. In 70s it was known as poultry farming and in 2022 when we are there, now it is being known as poultry industry. So when we are at an industrial level, we need to think over an industrial level. और जब एक बार इंडस्ट्री बन जाती है तो you know कि there are pros and cons. चीजों से एक के बाद एक आपको उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ बढ़ना होगा। और खासकर I consider the children, the school going children as one of the best ambassadors in the country. वो ये मैसेज जो हम लोग यहाँ देते हैं उसको फैलाने में सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। अगर आपको पता चल गया अंडे की महत्ता क्या है, अंडे के कंजम्पशन की महत्ता क्या है, so already I told you now it is the menu which is being decided by the children. So maybe tomorrow you are demanding egg in your diet from your parents. Sometimes you would like to educate your parents also the importance of egg, the importance of meat. इतना सारा अपार संभावनाओं के साथ ये सेक्टर आपके सामने मौजूद है। कोशिश कीजिए, आज शुरुआत है। और आप लोगों ने देखा भी होगा, पिक्चर देखते हैं आप लोग, दंगल देखी थी? yes, उसमें क्या बताया था? अगर आपको अपने बॉडी को स्वस्थ रखना हो, एनिमल सोर्स का प्रोटीन इंपॉर्टेंट। दूध से लेकर के वी डोंट एम्फसाइज कि आप सिर्फ अंडा खाइए या मुर्गा खाइए, बट एनिमल सोर्स का जो प्रोटीन है इसका अपना इंपॉर्टेंस है। एंड इफ यू कीप इट इन योर माइंड, जितना स्वस्थ बच्चे होंगे उतने स्वस्थ नागरिक हमें मिलेंगे, और जितने स्वस्थ नागरिक हमारे देश में होंगे इस देश का स्वास्थ्य भी उतना अच्छा रहेगा। सो विद दिस limited address, I would like to thank the organizers. They have given me. Again, we'll keep the dialogue open in the second session because we all will interact.
Rather, this is one way of giving the thoughts to you. In the afternoon session, we would like to have interaction with you. हो सकता है हम लोगों के बोलने के बाद आपके दिमाग में कई शंकाएं पैदा हुई हों और उन शंकाओं के निवारण के लिए भी हम लोग सेकेंड हाफ में मौजूद होंगे. So thank you very much. Thank you, Kamna, for inviting us over here. Thank you, Bihar. Thank you so much.